एबीपी गंगा में आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। धारचूला से बड़ी खबर आ रही है। यहां नारायणपुर के पास गाड़ी पर एक बोल्डर गिर गया है। धारचूला से नारायण आश्रम ये पिकअप गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के अगले हिस्से पर ये बोल्डर गिरा है। किसी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। धारचूला से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां अचानक से नारायणपुर के पास इस पिकअप पर ये बोल्डर जा गिरा। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। गाड़ी के अगले हिस्से पर ये बोल्डर गिरा जिससे ये बड़ा हादसा होने से टल गया है। तो बारिश की वजह से लगातार पहाड़ी से मलबा बोल्डर गिरने का सिलसिला जारी है और आज धारचूला से ऐसी तस्वीर सामने आई। नारायणपुर के पास अचानक से एक पिकअप पर ये बोल्डर गिर गया जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरों में भी आप देखिए। हालांकि किसी भी जनहानि की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं। धारचूला के नारायणपुर की ये तस्वीरें हैं। ये गाड़ी जा रही थी, अचानक से इसके ऊपर बोल्डर गिरा। धारचूला से नारायण आश्रम की तरफ ये पिकअप गाड़ी जा रही थी और अगले हिस्से पर ये बोल्डर गिरा है। हालांकि किसी तरह के नुकसान की, जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। और इधर देखिए, धारचूला में 28 जुलाई को 6 मकान जमींदोज हो गए थे। इसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। कुमाऊं स्काउट के कमान अधिकारी कर्नल अजयपाल सिंह के नेतृत्व में उनके जवानों की टीम ने प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू का काम किया। इस रेस्क्यू के दौरान गोदाम से 6 से 7 लाख के जेवर भी मिले। आपको ये भी बता दें कि धारचूला में लैंडस्लाइड की वजह से 6 मकान जमींदोज हो गए थे। तो लैंडस्लाइड की वजह से 6 मकान जमींदोज हो गए और आप देखिए किस तरीके की मशक्कत जो स्काउट है उसकी टीम को करनी पड़ी और जितना भी नुकसान, जो भी सामान था, जरूरी सामान था, वो रेस्क्यू टीम की तरफ से निकाला गया और जिन लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं उन्हें वापस लौटाया गया। तो दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद ये कामयाबी मिली है रेस्क्यू टीम को। 6 मकान जमींदोज हो गए थे। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो ये 6 मकान है ये जमींदोज हो गए थे। गोदाम से रेस्क्यू किया मेरा, तो काफ़ी माल, करीब 5 या 6 लाख रुपए का माल सेना ने और प्रशासन ने और ये रेवेन्यू वालों ने काफ़ी हमारे सहायता करी है। मैं प्रशासन की टीम, कुमाऊं स्काउट, आर्मी, एनडीआरएफ, व्यापार मंडल सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रात में ये पीछे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको ज़बरदस्त अंजाम दिया है। जो आपदा आई और जो बड़ा पत्थर गिरा उसमें 6 मकान जो ध्वस्त हुए उसमें वर्मा जी और अग्रवाल जी के सामान थे, कुछ 5-6 लाख के सामान थे। उनको फिलहाल उन दोनों के सारे सामान रेस्क्यू कर दिए गए हैं और जो लोग थे उनको आर्मी और एनडीआरएफ और प्रशासन के कंबाइंड एफर्ट में उनको सुपुर्द कर दिया गया। और चलिए अब चमोली से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां बिजार गांव में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बरसाती नाली में उफान आने से घरों को अब खतरा होने लगा है। बिजार गांव के लोगों ने खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताई। बारिश थमने के बाद अपने घरों को लौटे हैं लोग। तो तस्वीरों में भी आप देखिए, बरसाती नाले उफान पर है और इससे घरों को खतरा हो गया है जिसके कारण जो इन घरों के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें खुले आसमान के नीचे अपनी रात बितानी पड़ रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बारिश थमने के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों को लौटने लगे हैं। तो नदी नाले उफान पर है। बारिश की वजह से बिजार गांव में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बरसाती नाला अपनी उफान पर है जिससे जो आसपास के घर हैं उनमें खतरा मंडराने लगा है। और इधर देखिए, राजधानी देहरादून में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में देर रात से बारिश हो रही है और बारिश पर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। सरकार ने एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। तो आज भी कई इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासन, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत में अलर्ट पर रहने के निर्देश एसडीआरएफ की टीम को और प्रशासन को दिए गए हैं। और उधर कोटद्वार में देर रात से भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरसाती नाला उफान पर है। घरों के बाहर बहता ये बरसाती नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। कोटद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो नदी नाले हैं कोटद्वार में वो अपने उफान पर बह रहे हैं। देर रात से कोटद्वार में बारिश का सिलसिला जारी है जिसमें लोगों की मुसीबत अब बढ़ा दी है।
और उधर बड़कोट में मौसम ने करवट बदल ली है। यमुना घाट में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और घाटी के पहाड़ी से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। चारों तरफ कोहरे की चादर है और मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश की संभावना जताई है। तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया जा रहा है और आज भी कई जो जिले हैं उनमें बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कोटद्वार में किस तरीके से मुसीबत की बारिश हो रही है। कल देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है और आलम ये है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़कोट से तस्वीरें हैं। सुबह से बारिश का दौर जारी है जिससे तापमान में भी गिरावट आई है और आज सुबह बड़कोट कोहरे की चादर में छिपा हुआ दिखा। और इधर उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहाँ भी सुबह से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हो रहा है जिसकी वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास लगातार बंद हो रहा है। जिला प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बंदरकोट में पहाड़ से लगातार पत्थर गिरने के कारण रोड बंद है और अब सभी वाहनों को देवीधार से होते हुए उत्तरकाशी भेजा जा रहा, जिसकी वजह से 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी अब यात्रियों को तय करनी पड़ रही है। और पिथौरागढ़ जिले में हर साल मानसून सीजन में काफी नुकसान होता है। 2014 की आपदा के दौरान भी कई गांवों में नुकसान हुआ था। आपदा प्रभावित 32 गांव के लोगों को अब उनके नुकसान का मुआवजा देने की कवायद शुरू हो गई है। ये हर बार मानसून सीजन की कहानी है। नदियां उफान पर बहती हैं, कहीं जमीन धंसती है तो कहीं पहाड़ दरकने लगते हैं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है। – 2014 की आपदा में भी कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए थे। अच्छी खबर यह है कि अब कुछ लोगों को उनका घर मिलने जा रहा है। जिले के 32 गांव के 332 लोगों को अब उनका नया घर मिलने जा रहा है। प्रशासन की तरफ से इन परिवारों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई है। 32 गांव के 332 लोगों का भी हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कई परिवारों को दी जा चुकी है। हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र लोग विस्थापित होकर सुरक्षित जगहों पर अपने आवासों का निर्माण करें। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मानसून सीजन में हर बार यहाँ कुछ न कुछ बड़ी कुदरती आपदा जरूर आती है। लोग सालों से आपदा का दंश झेलते आ रहे हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बन पाई जिससे लोगों को समय रहते आगाह किया जा सके। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी तबाही सामने आई है। तीसा सलूनी मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बता दें कि कोटी पुल के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरा है। किसी तरह के जान की नुकसान अभी नहीं सामने आई है। हालांकि भूस्खलन के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अचानक से पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा गिरा और पुल भी इसके सामने है। हालांकि पुल पर भी आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही थी। और खबर ये है कि इस लैंडस्लाइड के इस पहाड़ी के गिरने के बाद किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तीसा सलूनी मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी तस्वीरें जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने अपने कैमरों में कैद कर ली। हिमाचल प्रदेश के चंबा की ये तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर लगातार जो बारिश है मुसीबत बनकर बरस रही है, उसकी ये बानगी आज देखने को मिली जहाँ पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा अचानक से गिरा। हालांकि इस दौरान सड़क पर किसी तरीके की आवाजाही नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा था। तो उत्तराखंड में इन दिनों नशे की खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है और ऐसे में अब नशे के कारोबार पर कंट्रोल लगाने की तैयारी है।
इसके लिए उत्तराखंड में नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी। वर्तमान हालात ये हैं कि जहां एक और राज्य सरकार ने 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान हालात में प्रदेश के मैदानी जिलों में ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी नशे की खेप बड़ी मात्रा में पकड़ी जा रही है और इस एक चीज ने पुलिस महकमे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करने जा रही है। तो 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों तक नशे की खेप फल फूल रही है, उसके लिए अब पुलिस की चिंता बढ़ गई थी और नारकोटिक्स फोर्स का अब गठन किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि कैंतुरा देहरादून से इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, 2025 तक नशा मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है, क्या माना जा रहा है? जिस तरीके से टीमों का गठन किया जा रहा है, नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है, क्या जो ये लक्ष्य रखा गया है इस पर कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए आयुषी, बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जो नशे का कारोबार है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो जो यहाँ पर जो छात्र पढ़ते हैं, चाहे स्कूलों की कॉलेज की बात करें, तो वहाँ पर भी लगातार नशे की खेप मिलती है और छात्र छात्राएँ भी इसकी चपेट में आ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया है और तमाम जो यहाँ के जो प्रदेश के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक भी की है जिसमें 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की उन्होंने बात कही है और एक संकल्प के साथ अब आगे काम करने की बात कही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार नशे की खेपें पकड़ी जाती हैं, लेकिन मैदान पे ही नहीं, पहाड़ पर भी इस चीज़ का जो है बड़ा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी वनस्पतियां भी हैं जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचना होगा और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी को कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जा सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस के सामने भी और जिला प्रशासन और सरकार के सामने भी। तो ऐसे में नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स है उसका गठन किया जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश में प्रत्येक जिले में ADTF है, यानी कि जो एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स है वो इसको लेकर काम करती है, लेकिन इसको बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर इस पर काम किया जा सके और नशे के ऐसे सौदागरों को भी गिरफ्तार किया जा सके जो इसके पीछे एक पूरे गिरोह के तौर पर काम करते हैं। जो नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो बनाई जाएगी उसको लेकर अगर चाहे उसमें राजस्व के लोग हो, पुलिस के लोग हो या फिर जिला प्रशासन के लोग, इन तमाम लोगों की को मिलाकर एक ये फोर्स तैयार की जानी है जिसको लेकर निर्देशित मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं। और ऐसे में ये स्पेशल फोर्स होगी जो ड्रग्स के खिलाफ काम करेगी और ऐसी जगहों पर विशेष तौर पर नजर रखेगी, चाहे जो एजुकेशनल हब वाले जो इलाके हैं, चाहे हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, नैनीताल की बात करें, मसूरी की बात करें, इन तमाम जगहों पर। इसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पतियां जिनका नशे के रूप में इस्तेमाल पहाड़ों पर हो रहा है, वहां पर किस तरीके से उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, इसको लेकर भी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है काम करेगी। तो एक वृहद तौर पर नशे के खिलाफ ये अभियान होगा। पुलिस के सामने चुनौती होगी, प्रशासन के सामने चुनौती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री स्टेट हम बनाएं, तो इसको लेकर ही आगे अब काम करना होगा। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। देखिए, मैदानी इलाकों में तो नजर रखी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि पहाड़ी इलाकों में कैसे जो लोग हैं उन्हें रोका जाए नशा करने से। ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बात करेंगे कांग्रेस के मिशन 2024 की, तो भाजपा के साथ साथ अब कांग्रेस भी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीतिक कार्य समिति का गठन हो गया है। देवेंद्र यादव, करण महरा, हरीश रावत का नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह का नाम भी कार्य समिति में है। गणेश गोदियाल, नवप्रभात, राजेंद्र भंडारी का भी कार्य समिति में नाम है। इसके अलावा काजी निजामुद्दीन, सुमित हृदय, प्रकाश जोशी भी कार्य समिति में शामिल हैं और चुनाव को लेकर जल्द कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। तो कांग्रेस का मिशन 2024 और इसमें जो कार्य समिति है उसका गठन कर दिया गया है। तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं, प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्हें इस कार्य समिति में शामिल किया गया है। करण महरा और साथ ही साथ यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस कार्य समिति में शामिल हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में एक बड़ी बैठक भी कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। किस तरीके से मिशन 2024 में काम करेगी पार्टी, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, उन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। कार्य समिति का भी गठन किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और किन नामों को इसमें शामिल किया गया है और जो बैठक है वो अब कब होगी?
देखिए, दिल्ली से ये आदेश जारी हुआ है आयुषी, और दिल्ली ने उत्तराखंड के लिए 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो राजनीतिक मामलों की तमाम जो पड़ताल है वो उत्तराखंड में करेगी। किस तरह से कांग्रेस को बेहतर तरीके से आगे लेके जाना है और किस तरह से आगामी चुनावों में एक बेहतर रणनीति के साथ कांग्रेस को उतरना है, क्योंकि पिछले चाहे हम विधानसभा चुनावों की बात करें या उससे पहले जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे उसकी बात करें, कांग्रेस हर बार से उत्तराखंड में अपनी सरकार नहीं ला पाई है और ना ही लोकसभा की सीटें जीत पाई है। 2014 में भी भाजपा 5 सीटों पर कमल खिला पाई थी और 2019 में भी भाजपा ही 5 सीटें जीतकर आगे बढ़ी है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक रणनीति के तौर पर आगे संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनता के बीच में जाने की रणनीति तैयार कर रही है। उसी हिसाब से ये एक 14 सदस्यीय एक राजनीतिक जानकारों की कार्य समिति की कमेटी का गठन किया गया है ताकि उत्तराखंड में बैठकर सभी विषयों पर चर्चा की जा सके और उत्तराखंड में आगामी दिनों में कांग्रेस को किस तरह से आगे उभारना है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। अभी दिल्ली से देखिए इसके लिए सभी नामों पर सभी मोहर लग गई है। हरीश रावत, यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह समेत 14 सदस्य इस बैठक में शामिल किए गए हैं, इस समिति में शामिल किए गए हैं। और यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली से आदेश होने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में एक बड़ी बैठक की समिति की होने वाली है ताकि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे निकाय चुनाव हो और खासकर जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, उसमें किस तरह से बेहतर तरीके से एक रणनीति के तहत कांग्रेस को उतरना है, इन सभी चीज़ों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत इस समिति का गठन किया है ताकि एकजुटता दिखाई जा सके और उसके साथ साथ आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया जा सके। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है कि कुछ मंथन होता है, बैठक कब होती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद पंकज आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है जहां उद्योग मित्र समिति की बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। 10:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 12:30 बजे सुशासन पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड कार्यक्रम होगा, उसमें भी सीएम के शामिल होने की जानकारी है। तो 10:30 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होगी जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे कोरोना की। तो देखिए, प्रदेश में कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना के 346 नए मामले सामने आए हैं और अब ऐसे में मामले बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। प्रदेश भर में ढिलाई को लेकर देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये इशारा किया है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से अब एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर कॉलेजों और स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और इशारों ही इशारों में आने वाले समय में सख्ती भी अब बढ़ती जा सकती है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का, जिन्होंने इशारों में इस बात का जिक्र किया है कि प्रदेश में जो लोग हैं वो अब लापरवाही बरतने लगे हैं, जिसके कारण कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर से जो सख्ती है वो प्रदेश में बढ़ाई जा सकती है। विशेष तौर पर स्कूल और कॉलेजों में विशेष निगरानी रखी जा सकती है और यहाँ पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और रुद्रप्रयाग में 5 महीने से बंद पड़े एक जल स्रोत से अचानक से पानी आने लगा तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल लोगों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण की वजह से ये जल स्रोत करीब 5 महीने पहले सूख गया था, जिससे पानी आना बंद हो गया। मगर बरसात के मौसम में इससे अचानक से फिर से पानी आने लगा है। अचानक से बरसात के दौरान वो धारा जो है फिर से उजागर हुआ और बहने लगा, जिससे रुद्रप्रयाग शहर के सभी लोगों के हृदय में जो है खुशी की लहरें, सब खुश हैं। और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की दूसरे सत्र की मान्यता की तैयारी हो रही है, मगर कॉलेज में अभी भी स्टाफ की कमी है। मेडिकल कॉलेज में 30 से 35% फैकल्टी की कमी है। हालांकि फैकल्टी को पूरा करने के लिए संविदा पर फिलहाल इंटरव्यू भी किए जा रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि इन हालात में आखिरकार मेडिकल कॉलेज चलेगा कैसे। मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है, फैकल्टी की अभी कुछ डिफिशिएंसी तो है अभी, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं और हर महीने जो है संविदा पे जो है यहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं। और इधर पिथौरागढ़ में जिला अस्पताल ने एक नई पहल की शुरुआत की है। जिले में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के मकसद से प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की जा रही है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों से बीते 1 महीने में किए गए अल्ट्रासाउंड के रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, जिनमें ये भी जानकारी ली जा रही है कि लोगों ने किस वजह से अल्ट्रासाउंड कराया था। इसके साथ ही इनके अल्ट्रासाउंड की भी जाँच की जाएगी।
सेक्स रेशो को ठीक स्तर पर लाने के लिए जो है इसके जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जो है हम एक तो CCTV का फुटेज ले रहे हैं 1 महीने का, उसमें देखा जाएगा कौन महिला है, कितनी बार यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड कराने आ रही है। और दूसरा जो है कि एक अल्ट्रासाउंड में एक जो डिवाइस लगा रहता है ट्रैकिंग डिवाइस, तो उसके लिए हमने इंजीनियर को लेटर लिखा है, अगले बार जो है इंजीनियर के द्वारा जो है लिया जाएगा। इसी तरीके से जो है आज पहला जो है हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहाँ इस टाइप का काम किया जाए। और देखिए देहरादून से बड़ी खबर है जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक का पूरा मामला है। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपी हिमांशु कांडपाल को गिरफ्तार किया है। रामनगर न्यायालय जिला नैनीताल में कनिष्ठ सहायक के पद पर यह आरोपी तैनात है। और मामले में अगर बात की जाए तो अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जांच लगातार जारी है, कार्रवाई लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें कि एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की तरफ से इसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम हिमांशु कांडपाल बताया जा रहा है, जो कि मामले में अब तक 13 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये आरोपी रामनगर न्यायालय जिला नैनीताल में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। तो 13 आरोपियों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार कार्रवाई जारी है। कल भी एक आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। तो पूरे मामले में आगे तक जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।